गुड मॉर्निंग क्लास। हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का ट्रीटमेंट समझा। सेक्शन क्या था? 24 क्लॉज डी। इसमें हमने समझा कि इंटरेस्ट दो पार्ट्स में कंप्यूट होगा, दोनों पार्ट्स को जोड़ देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आएगा, डिडक्शन टोटल इंटरेस्ट का मिलेगा। ठीक है। पीसीपीआई पहला पार्ट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? डेट ऑफ लोन टेकन, डेट ऑफ लोन टेकन। एंडिंग पॉइंट क्या होगा? परचेस कंस्ट्रक्शन से पहले की 31 मार्च और डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर, वहां तक एंडिंग पॉइंट होगा। तब तक के पीरियड का इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहलाएगा और उसके बाद का इंटरेस्ट करंट ईयर का इंटरेस्ट कहलाएगा। करंट ईयर का इंटरेस्ट तभी होगा जब लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये सब बातें हमने समझी। कल आपको संडे मिल गया, आपने इसके जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे वो कर लिए या पेंडिंग है? पेंडिंग है, हो गए सबके? देखो, मेरे साथ साथ चलना रहेगा इसमें। आपको एक भी दिन अगर आपने मिस किया इसमें तो काम खराब हो जाएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट है, आज जो पढ़ते हैं उसका रिलेशन कल से है। मतलब आज जो बातें पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, उस पर डिपेंडेंट बातें कल आएंगी। तो अगर आपका आज का ढंग से नहीं हो रखा होगा तो फिर आपको कल की बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए रोज का रोज पढ़ना है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये हमने समझा, कंप्यूट कैसे होता है ये समझा। अब इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल बातें। सपोज जो मनी लेंडर है, मनी लेंडर मतलब जिससे आपने लोन लिया है, वो मनी लेंडर वो आपको फोर्स कर रहा है कि लोन रीपे कर दो, लोन रीपे कर दो। तो आपने क्या किया? आपके पास फंड अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या किया? सेकंड लोन उठाया और उससे फर्स्ट लोन रीपे कर दिया। सेकंड लोन उठाया, उससे फर्स्ट लोन रीपे कर दिया। तो बताइए उस सिचुएशन में आपको सेकंड लोन का इंटरेस्ट अलाउ होगा कि नहीं? बताइए। आपने सेकंड लोन लिया फर्स्ट लोन रीपे करने के लिए, तो सेकंड लोन का इंटरेस्ट अलाउ होगा या नहीं होगा? क्या दिक्कत है? ये सेकंड लोन फर्स्ट लोन की कैपेसिटी में आ जाएगा, फर्स्ट लोन की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ रहेगा। तो ये बात दे रखी है आपको नोट नंबर 1 में। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन अलाउड। तो आपने नया लोन लिया, उससे पुराना लोन चुका दिया, तो नए लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ होगा, लेकिन पेनल इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। पेनल इंटरेस्ट क्या होता है? आपने मनी लेंडर को इंटरेस्ट का लेट पेमेंट किया, मनी लेंडर को आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना रहेगा, तो आपने मनी लेंडर को इंटरेस्ट का लेट पेमेंट किया। उसने बोला कि इंटरेस्ट का लेट पेमेंट करोगे तो लेट पेमेंट करने पर मैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है लेट पेमेंट करने की वजह से। तो जो लेट पेमेंट करने का इंटरेस्ट है उसको हम बोलेंगे पेनल इंटरेस्ट। वो पेनल इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है सिर्फ वही अलाउ होगा, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो अलाउ नहीं होगा। तो पेनल नेचर का इंटरेस्ट है ये अलाउ नहीं होगा। आपने किसी पर्सन को बोला कि मेरे को लोन अरेंज करवा के दो, बदले में मैं आपको कमीशन दे दूंगा। मैं किसी को जानता नहीं हूं तो आप मेरे को किसी से लोन अरेंज करवा के दो, बदले में मैं आपको कमीशन दे दूंगा। तो कमीशन का एक्सपेंस हो गया आपका, तो ये एक्सपेंस
हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कंप्यूट करने में डिडक्ट होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिर्फ 3 डिडक्शंस अलाउ होते हैं। पहला म्यूनिसिपल टैक्स, दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तीसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सिर्फ 3 डिडक्शंस अलाउ होते हैं। इसीलिए अगर आपने कमीशन और ब्रोकरेज किसी को पे की, जिस पार्टी ने आपको लोन प्रोक्योर करके दिया, अरेंज करके दिया, तो वो कमीशन ब्रोकरेज अलाउ नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड लिमिटेड डिडक्शंस अलाउ करता है। हर बात का डिडक्शन गवर्नमेंट का क्या कहना है? हमने आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया ना, फिर आपको और ज्यादा डिडक्शंस क्यों चाहिए? ये उसी स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर कवर अप समझो। हमने आपको ऐसे ही 30% लेस करना अलाउ कर दिया, 30% ऑफ एनएवी, तो हर बात का क्या डिडक्शन देंगे हम आपको? तो कमीशन ब्रोकरेज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर एक दिमाग में सवाल आता है कि लोन कहां से लेना चाहिए? क्या बैंक से ले तभी डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का? तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बैंक से लोन लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लें, कोई जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट ने सोर्स ऑफ बोरोवल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। आप लोन बैंक से लें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, फ्रेंड से लें, रिलेटिव से लें, किसी से भी ले सकते हैं। सोर्स ऑफ बोरोवल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग सोर्स ऑफ बोरोवल। लोन आप ले सकते हैं एनी फ्रेंड, रिलेटिव, बैंक, किसी से भी लें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, आपको ये बोला जाएगा क्या कि आपने फ्रेंड से लोन लिया, फ्रेंड को आप 24% पर एनम इंटरेस्ट चुका रहे हो, और आप तो बैंक से ले लेते तो 10% इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता, तो आपने बैंक से क्यों नहीं लिया? आपने फ्रेंड से क्यों लिया 24% पर? क्या कोई क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्शन करेगा इस बात पर? नहीं, इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सोर्स ऑफ बोरोवल पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सबसे खास बात, अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड या नॉट ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब सेक्शन कौन सा लग रहा होगा उस पे? सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि प्रॉपर्टी कवर्ड बाय सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी है एसओपी एनओपी, तो फिर उस केस में इंटरेस्ट एक लिमिट तक ही अलाउ होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है तो इंटरेस्ट एक लिमिट तक अलाउ होगा। गवर्नमेंट आपको अनलिमिटेड डिडक्शन नहीं देगी। क्यों? आपकी एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी कमा कर नहीं दे रही है, कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही है। बताइए, जो पर्सन कमाता नहीं है उसको अपने खर्चे लिमिटेड रखने चाहिए कि नहीं? तो एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही है, उसकी एनुअल वैल्यू निल होती है। इसलिए उस प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट की लिमिट रखी है। लिमिट कितनी रखी है? उसमें 2 बातें। जनरल लिमिट है 30,000, जनरल लिमिट 30,000 मैक्सिमम है, ये इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट 24,000 है, तो 24,000 एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट 30,000, विच एवर इज लेस, कितना अलग होगा? 24,000। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम लिमिट इन जनरल 30,000 है इंटरेस्ट के डिडक्शन के लिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है तो। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में एनहांस्ड लिमिट मतलब बढ़ी हुई लिमिट भी अलाउ है। कितनी? मैक्सिमम 2 लाख। तो जनरल लिमिट 30,000, मैक्सिमम या एनहांस्ड लिमिट 2 लाख। तो अच्छा, ये जो 30,000 और 2 लाख है एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी के कनेक्शन में, और आपको एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी मैक्सिमम कितना लेना अलाउ है? 2।
दो प्रॉपर्टी अलाउ है आपको, एसओपी एनओपी, मैक्सिमम दो ही ले सकते हो। तो एक प्रॉपर्टी का 30,000 है या 30,000 टू जो लिमिट है मैक्सिमम, वो एक एसओपी एनओपी के लिए है या मैक्सिमम 2 एसओपी एनओपी के लिए है? मैक्सिमम 2 एसओपी एनओपी के लिए, मतलब 2 एसओपी एनओपी है तो दोनों का जोड़ के 30,000 और 2 लाख है। ठीक है, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है तो इंटरेस्ट या एग्रीगेट इंटरेस्ट, एग्रीगेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, दो प्रॉपर्टी एसओपी उनका भी जोड़ के, तो चाहे 1 है या 2 है एसओपी एनओपी, उसका इंटरेस्ट मैक्सिमम कितना अलग होगा, अप टू 30,000 मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट है। अब यहां से अलग बात शुरू हो रही है, एनहांस्ड लिमिट 2 लाख की बात हो रही है, वो भी 1 और 2 एसओपी एनओपी के लिए है, लेकिन एनहांस्ड लिमिट एप्लीकेबल तभी होगी जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। एनहांस्ड लिमिट का फायदा 2 लाख तक का डिडक्शन तभी मिलेगा जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो। फर्स्ट कंडीशन है आपने लोन लिया फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन पर्पस ओनली, मतलब लोन परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए ही लिया गया होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, लोन किस किस पर्पस के लिए ले सकते? 5 ऑब्जेक्टिव थे, कौन से? परचेज, सेकंड कंस्ट्रक्शन, थर्ड परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए था। तो अब क्या बोल रहे हैं, बाकी के 3 ऑब्जेक्ट्स रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन को छोड़ो, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया गया है तो 2 लाख तक का एनहांस लिमिट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर लोन रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया है तो फिर जनरल लिमिट ही अलाउ होगी 30,000। ठीक है, फिर आपने जो लोन लिया है, लैंग्वेज गवर्नमेंट की क्या है, मनी इज बोरोड, मतलब लोन टेकन कब होना चाहिए, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। 1 अप्रैल 99 के ऑन और आफ्टर लोन उठाया गया होना चाहिए, तो 2 लाख की एनहांस्ड लिमिट अप्लीकेबल रहेगी। इसका मतलब अगर लोन उससे भी पहले का है तो फिर 30,000 की जनरल लिमिट अवेलेबल रहेगी। समझे? थर्ड कंडीशन, आपने लोन उठाया, लोन के पैसे का यूज किसके लिए करना है, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए। तो परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, लोन का पैसा उठाया, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 5 साल के अंदर आपको परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेना है। अगर आप परचेज कंस्ट्रक्शन में 5 साल से भी ज्यादा का टाइम लगाते हो तो फिर आपको एनहांस्ड लिमिट का एडवांटेज नहीं मिलेगा, फिर आपको जनरल लिमिट ही अवेलेबल होगी। देखिए 5 साल का टाइम पीरियड सफिशिएंट टाइम पीरियड है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपने लोन उठाया है, उस ईयर एंड से 5 साल के अंदर आपका परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपको 2 लाख की एनहांस लिमिट अवेलेबल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो जनरल लिमिट 30,000 तो है ही। तो थर्ड कंडीशन में क्या बोला, एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब परचेज। तो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, टाइम कहां से शुरू हो रहा है, विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर कंप्लीट करो। कहां से, ये टाइम लिमिट कहां से शुरू होगी, फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज टेकन, जब लोन लिया उस फाइनेंशियल ईयर एंड से 5 साल के अंदर परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो। और फोर्थ कंडीशन क्या है, एसएससी, एसएससी मतलब लैंडलॉर्ड, ऑनर, वो क्या करे, इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ उसको क्या लगाना होगा, मनी लेंडर से वो सर्टिफिकेट ले, इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट ले मनी लेंडर से, जिसमें मनी लेंडर क्या बोलेगा, स्पेसिफाई करेगा वो इंटरेस्ट का अमाउंट। तो एसएससी मनी लेंडर से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे जिसके अंदर मनी लेंडर इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेगा।
और अगर पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया है तो उसका भी अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो भी। तो क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ होल और पार्ट ऑफ लोन इनटू ए न्यू लोन। आपने पुराने लोन को कन्वर्ट कराया नए लोन में, मतलब नया लोन लिया पुराने लोन को रीपे करने के लिए, तो नए लोन का भी इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा। ठीक है। अब तो मतलब कहने का मतलब, वैसे मैक्सिमम लिमिट क्या है? अगर आपकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है, मतलब वो प्रॉपर्टी सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 वाली है, तो उसके लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन एक मैक्सिमम लिमिट तक अलाउ होगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? उसमें दो बातें हैं। जनरल लिमिट आपकी रहेगी 30,000 और एनहांस्ड लिमिट रहेगी आपकी मैक्सिमम 2 लाख। लेकिन ये एनहांस्ड लिमिट का एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो। मैं कंडीशंस को समराइज्ड फॉर्म में लिख देता हूं। फर्स्ट, आपका लोन लिया गया हो परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए। सेकंड, ये लोन लिया गया हो कब? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99। और थर्ड कंडीशन, आपने जो परचेस कंस्ट्रक्शन किया है वो आपको विद इन 5 years कंप्लीट करना है। और फोर्थ कंडीशन, मनी लेंडर का सर्टिफिकेट फ्रॉम, मतलब इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट फ्रॉम मनी लेंडर से सर्टिफिकेट ले। और वो क्या करना होगा? इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ अटैच करना होगा। तो क्या ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, या एक भी हो जाए तो? सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऑल। तभी एनहांस लिमिट 2 लाख मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का। ठीक है। तो ये मैक्सिमम लिमिट इंटरेस्ट की सिर्फ किस प्रॉपर्टी के लिए? एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी के लिए। बताइए, कोई लिमिट है क्या? अगर प्रॉपर्टी एलओपी और डीएलओपी है तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट होगी क्या? गवर्नमेंट ने ये लिमिट सिर्फ एसओपी एनओपी के लिए रखी, एलओपी डीएलओपी के लिए नहीं। इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी एलओपी डीएलओपी है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन अनलिमिटेड मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट इतना हो सकता है कि जब हम उसका डिडक्शन लें तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, वो हमने लेस किया, डिडक्शन उसका मिला, तो मान लो हमारी एनएवी थी, एनएवी में से हमने क्या किया? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा, पहले वो लेस कर दिया। फिर इंटरेस्ट का जब हमने डिडक्शन दिया तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि जब हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई वो नेगेटिव आ गई, मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो लॉस भी हो सकता है। लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा आगे चलकर हम समझेंगे। ठीक है। तो ये बातें यहां दे रखी हैं कि इंटरेस्ट का डिडक्शन, ये जो लिमिट है 30,000 और 2 लाख, सिर्फ किसके कनेक्शन में बात कही गई है? एसओपी एनओपी के लिए। तो ये 30,000 2 लाख एसओपी एनओपी के लिए, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 2 प्रॉपर्टीज, दोनों का मिला के। अगर प्रॉपर्टी एलओपी डीएलओपी है तो देयर इज नो लिमिट। ठीक है। प्रॉपर्टी कमा कर दे रही है ना, एलओपी डीएलओपी है, तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अनलिमिटेड अलाउ है। ठीक। अब एक छोटी सी बात और समझते हैं। सेक्शन 25 क्या बोलता है?
इंटरेस्ट नॉट डिडक्टिबल। अरे अभी तो हम पढ़ के आए सेक्शन 24 क्लॉज बी में कि इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सेक्शन 25 क्या करने जा रहा है कि नहीं नहीं इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस बताएगी कि अगर ये आपकी सिचुएशन ऐसी है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मना हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा। तो सेक्शन 25 उसके बारे में है कि इंटरेस्ट नॉट डिडक्टिबल, आप इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले पाएंगे अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट कंडीशन, इंटरेस्ट इज पेड और पेएबल आउटसाइड इंडिया। मतलब जो मनी लेंडर है वो फॉरेन पार्टी है, मनी लेंडर फॉरेन पार्टी है, हम उसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया। सेकेंड कंडीशन, एसएससी। एसएससी मतलब ऑनर, प्रॉपर्टी का ऑनर, फेज टू डिडक्ट और पे टीडीएस ऑन सच इंटरेस्ट। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। उस इंटरेस्ट पर एसएससी टीडीएस या तो काटना ही भूल गया, फेज टू डिडक्ट, या काटा बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। क्या करना होता है? इंटरेस्ट उस फॉरेन पार्टी को पे कर रहे हो, उस पर टीडीएस काटो। वो टीडीएस काट के पैसा अपने पास नहीं रखना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है। तो या तो टीडीएस काटना ही भूल गए, या फिर काटा बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन मिला ही नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी आपको कि आपने हमें नुकसान पहुंचाया है, अब क्यों ना हम आपको नुकसान पहुंचा दे, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपका कैंसिल। ठीक है। और इंडिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो उस नॉन रेजिडेंट मनी लेंडर का एजेंट हो। तो ये तीन कंडीशन लिखी, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। देखिए, मिस्टर राम प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है। उन्होंने मिस्टर जॉन से, जो कि एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई, उससे उन्होंने क्या किया है? लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी के परचेज और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। लोन लिया तो लोन पे इंटरेस्ट चुकाना होगा कि नहीं? तो मिस्टर राम को इंटरेस्ट देना है, मिस्टर जॉन को इंटरेस्ट देना है। अब मिस्टर जॉन जो है एनआरआई हैं, मतलब वो फॉरेन पार्टी हैं, फॉरेन पार्टी हैं। तो ये इंटरेस्ट का जब पेमेंट मिस्टर राम इनको कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस काटें। सपोज इंटरेस्ट 1 लाख है, इस पे गवर्नमेंट बोलती है सपोज 10% टीडीएस काटो, मतलब टीडीएस का अमाउंट कितना होगा? 10,000, 10,000। और टीडीएस काटो तो उसको मिस्टर जॉन को कितना दो टीडीएस काट के? रिमेनिंग अमाउंट 90,000, उसको 90,000 दो। और ये जो 10,000 मिस्टर राम ने काटा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए 10,000 टीडीएस वाला अमाउंट। गवर्नमेंट ऐसी सोच क्यों रखती है? अब इस बात को ढंग से समझना। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है मिस्टर राम से कि मिस्टर राम मिस्टर जॉन को जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं उन पर टीडीएस काटे। क्यों काटे? मिस्टर जॉन ने इंडिया में लोन दिया है, उस लोन का यूटिलाइजेशन इंडिया में हुआ है। मतलब मिस्टर जॉन के एंगल से सोचें तो उन्होंने ये इनकम इंडिया में कमाई है। मिस्टर जॉन के एंगल से सोचना, उन्होंने क्या ये इनकम इंडिया से अर्न की है? इंडिया में उन्होंने इंटरेस्ट इनकम कमाई, अब उनको इंडिया से इनकम हुई है।
बट वो टैक्स देने इंडिया में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वो एनआरआई हैं, वो टैक्स देने इंडिया में नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट किसको बाउंड करना चाहती है? मिस्टर राम को। गवर्नमेंट क्या बोल रही है? मिस्टर राम, आप ही तो ये इंटरेस्ट मिस्टर जॉन को पे कर रहे हो, तो टीडीएस काटो और हमें इस इनकम का टैक्स मिल जाना चाहिए। तो इसका टीडीएस काटो आप, और ये टीडीएस काट के हमें जमा कराओ। अगर आप डिडक्ट ही नहीं करोगे तो पे भी नहीं कर पाओगे, या डिडक्ट कर लिया हमें पे नहीं किया तो हमें नुकसान हुआ, टैक्स रेवेन्यू नहीं मिला हमें। तो चूंकि आपने हमें नुकसान पहुंचाया तो अब हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं देंगे। और इस मिस्टर जॉन का इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है। इस मिस्टर जॉन का इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है। क्यों एजेंट वाली बात कंडीशन में क्यों लिखी? एजेंट वाली बात इसलिए लिखी कि गवर्नमेंट ये जॉन, मिस्टर जॉन इंडिया में नहीं आते, कोई बात नहीं। अगर इसका इंडिया में एजेंट है तो वो पे करने के लिए लायबल है, उससे मिल जाता टैक्स। मिस्टर जॉन का इंडिया में एजेंट भी नहीं है, इसका मतलब गवर्नमेंट इस एजेंट से भी वसूली नहीं कर पाएगी, क्योंकि इंडिया में एजेंट ही नहीं है उसका। मतलब गवर्नमेंट के हाथ कट गए। किससे पैसा ले? मिस्टर जॉन ने इंडिया में इनकम कमाई, इंटरेस्ट इनकम, उस पर टैक्स कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट क्या मानेगी? मिस्टर राम मिस्टर जॉन को कोऑपरेट कर रहे हैं टैक्स इवेजन करने में, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन करने में कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए मिस्टर राम के एंगल से सोचे तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, मिस्टर जॉन के एंगल से सोचे तो ये इंटरेस्ट इनकम है। तो मिस्टर राम को ये इंटरेस्ट का डिडक्शन मना हो जाएगा। तो छोटा सा सेक्शन था ये कि ये इंटरेस्ट क्या हो, पेड और पेबल आउटसाइड इंडिया। एसएससी ने उस पर गलती की, टीडीएस काटना ही भूल गया या गवर्नमेंट को पे नहीं किया। और वो जो पेई है, पेई मतलब मनी लेंडर, उसका इंडिया में एजेंट भी नहीं है। देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु कैन बी ट्रीटेड एज एन एजेंट ऑफ द पेई। मनी लेंडर का इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल शेल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई? चलिए इसके कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट निकालें, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। एक बात बताइए, क्या सिर्फ लोन ले रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ एक ही पार्टी से लोन लें क्या, या हम मल्टीपल लोन नहीं ले सकते? सिंगल लोन जरूरी नहीं है, हम मल्टीपल लोन ले सकते हैं। सपोज हमको 50 लाख का मकान बनवाना है, 50 लाख कॉस्ट आएगी, तो 20 लाख एक मनी लेंडर से लिया, बाकी का 30 लाख दूसरे मनी लेंडर से लिया। तो फिर उस केस में इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होगा? आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रोसीजर समझ लिया है, वही अप्लाई करना है हमें, बट किस कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है? अगर हमारे मल्टीपल लोन्स हैं तो हम इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, अरविंद commenced construction of a residential house intended exclusively for his residence। मतलब ये मकान एसओपी हुआ क्या? ये मकान वो एक्सक्लूसिवली अपने खुद के रेजिडेंस में काम मिलेगा, तो क्या ये मकान एसओपी हुआ? तो इसका मतलब ये मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, अपने ओन रेजिडेंस में यूज करेगा। तो
कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुआ? 1 नवंबर 2020 को कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। लोन कितना लिया उसने? ही रेज्ड ए लोन, 5 लाख का लोन लिया। इंटरेस्ट रेट 16% है। 16% के आगे कुछ नहीं लिखा है कि ये पर एनम है या पर मंथ है। क्या एज्यूम करूं? पर एनम एज्यूम करना है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो क्या होगा? पर एनम एज्यूम करेंगे। तो लोन लेने की डेट क्या है? लोन लेने की डेट भी यही है, 1 नवंबर 2020 को लोन लिया और इसी दिन कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। क्या बोलो? लोन लेने की भी डेट 1 नवंबर 2020 है और इस दिन कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन। फिर काम शुरू हो गया, उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। फाइंडिंग देयर वाज एन ओवररन इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में और ज्यादा पैसा लगना था, तो ही रेज्ड ए फर्दर लोन। उसने दूसरा लोन लिया 8 लाख का। पहला लोन 5 लाख का, दूसरा लोन 8 लाख का, और वो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया, मतलब 16%। और वो किस दिन लिया उसने? 1 अगस्त 2021 को लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है इंटरेस्ट कितना अलाउएबल होगा। सेक्शन 24 में एज्यूमिंग दैट कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की आपको डेट दे दी गई है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट है 31 मार्च 2022। अब कैलकुलेशन कैसे होगी? मतलब मल्टीपल लोन्स हैं ये, तो कैलकुलेशन कैसे होगी? कैलकुलेशन का प्रोसीजर तो हम समझ चुके हैं। दोनों लोन्स के लिए हम वो अप्लाई करेंगे। जब हम लोन फर्स्ट की कैलकुलेशन करेंगे तब भी हमें उसी तरीके से चलना है, और सेकंड लोन की कैलकुलेशन करेंगे तब भी हमें उसी लोन से उसी प्रोसीजर से चलना है। मतलब प्रोसीजर तो नहीं बदलेगा। लोन फर्स्ट लोन सेकंड को हम इंडिपेंडेंट लोन मानेंगे, सेपरेट लोन मानेंगे, कैलकुलेशन प्रोसीजर तो वही रहेगा। तो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहले लोन फर्स्ट की बात करते हैं। लोन फर्स्ट का अमाउंट था 5 लाख, उस पर इंटरेस्ट रेट है 16%। अब सबसे पहला काम, मेरे को प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और करंट ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहां से स्टार्ट होता है बताओ? लोन टेकन। तो लोन टेकन, फर्स्ट लोन कब लिया गया था बताइए? 1 नवंबर 2020 को। तो यहां से प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू। एंड कहां होगा? 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन आपका कब कंप्लीट हुआ? 31/3/2022 को, और उससे पहले की 31 मार्च, तो वो क्या होगी? 31 मार्च 2021। और इसको कंपेयर किया जाएगा लोन रीपे करने की डेट से, फिर विचेवर से अर्लियर लेंगे, बट लोन रीपे होने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। क्वेश्चन में अगर आपको लोन रीपे होने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो एज्यूम करना है लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो लोन तो बाद में रीपे होगा, तो इसका मतलब अर्लियर तो फिर यही 31 मार्च 2021 हो जाएगा। तो एंडिंग पॉइंट यही हो जाएगा क्या? 31 मार्च 2021। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट लोन लेने की डेट। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2022 को। उससे पहले की 31 मार्च, मतलब 31 मार्च 2021, इस डेट को मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म होगा। तो ये कितना पीरियड लग रहा है आपको? 5 महीने। बोलो, 5 महीने है ये। अब बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। 5 महीने का भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट 5 किस्तों में अलाउ करेगी, 5 सालों में अलाउ करेगी। है तो 5 महीने का इंटरेस्ट,
बट गवर्नमेंट ने प्रोविजन क्या बना रखा है कि पीसीपीआई शैल बी अलाउड इन 5 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी यहाँ तो कि 5 महीने का इंटरेस्ट 5 सालों में अलाउ होगा। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख लोन अमाउंट है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 5/12, 5 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? 33,333.33। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है, इसको मैं डिवाइड बाय 5 कर देता हूं, तो मेरा एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है? 6,667। ठीक है, तो ये मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है। बताओ ये पहली किस्त की छूट कब से मिलेगी? जब परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस ईयर से। तो परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है? परचेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2022 को। ये डेट किस ईयर में फॉल करती है? 21-22 में। तो मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 21-22 से अलाउ होगी। और क्या हमारा प्रीवियस ईयर भी 21-22 है, जिसका असेसमेंट ईयर 22-23 है? मतलब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही है। सही है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट की एक इंस्टॉलमेंट जो हमको 21-22 ईयर में अलाउ होनी है वो कैलकुलेट हो गई। अब पीसीपीआई खत्म कहां हो रहा है? पीसीपीआई का एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट यहां खत्म हो गया। इसके बाद क्या शुरू होता है? पीसीपीआई कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया। तो इसके बाद मतलब 1 अप्रैल 2021 से करंट ईयर का इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो 1 अप्रैल 2021 से करंट ईयर का इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। तो इसका मतलब अभी 21-22 में करंट ईयर का भी इंटरेस्ट होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। 5 लाख का 16% 80,000, तो इतना करंट ईयर का इंटरेस्ट अलाउ होगा। ठीक है, बट ये तो सिर्फ लोन फर्स्ट का है। लोन सेकंड का इंडिपेंडेंटली सेपरेट कैलकुलेशन करनी है। प्रोसीजर वही है, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। हमको तो प्रोसीजर के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेनी है, भले ही मल्टीपल लोन्स हों। तो सेकंड लोन की हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सेकंड लोन अमाउंट कितना है? 8 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम। अब इसमें देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आपके लोन लेने की डेट क्या है? सेकंड लोन लेने की डेट बताना मुझे। सेकंड लोन लिया गया 1 अगस्त। सेकंड लोन 1 अगस्त 2021 को लिया गया। लोन 2 थे, मकान तो एक ही बनाया ना। लोन 2 थे, मकान तो एक ही बनाया। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ उस एक मकान का? इस डेट को। ये परचेज और कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन डेट है। लोन रीपे हुआ है क्या अभी तक? नहीं। इससे पहले की 31 मार्च क्या है? इससे पहले की 31 मार्च तो लोन लेने की डेट से भी ऊपर चली गई। लोन लेने की डेट से भी ऊपर चली गई क्या? तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? नो पीसीपीआई वाली सिचुएशन। इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कुछ है ही नहीं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फॉरवर्ड होता है, मतलब यहां से शुरू है तो आगे चलेगा या उल्टा चलेगा यहां से यहां तक? बोलो। तो इस केस में कोई पीसीपीआई नहीं होगा सेकंड लोन के लिए।
तो सेकंड लोन के लिए सिचुएशन बन गई नो पीसीपीआई की। फर्स्ट लोन के लिए तो पीसीपीआई आया, लेकिन सेकंड लोन के लिए नहीं आया। तो ठीक है, वो नील हो गया। करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा कि नहीं? जब पीसीपीआई होगा ही नहीं तो सारा का सारा इंटरेस्ट करंट ईयर का होगा। तो सारा का सारा इंटरेस्ट करंट ईयर का है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे फिर हमसे गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है? हमने ये लोन लिया कब है? ये हमने लोन लिया कब है? 1 अगस्त 2021 को। तो 1 अगस्त 2021 से मेरा प्रीवियस ईयर एंड कब होगा? मेरा प्रीवियस ईयर एंड तक का ही लूंगा ना मैं, इससे आगे जा सकता हूं क्या? तो ये कितना पीरियड है? 8 मंथ्स है। 8 मंथ्स है कि नहीं? तो करंट ईयर का इंटरेस्ट इस केस में 8 महीने का ही लगेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट हमेशा इस पॉइंट पर आकर गलती करते हैं। वो कैलकुलेट क्या कर लेते हैं? 8 लाख का 16%, बस बात खत्म हो गई। अरे लोन लेने की डेट भी तो देखो, और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिर्फ वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो प्रीवियस ईयर 21-22 से रिलेटेड है। तो कितने पीरियड का ले पाओगे? सिर्फ इतने पीरियड का ले पाओगे ना। तो 8 महीने तो हुआ ये। तो स्टूडेंट क्या करते हैं? ये कैलकुलेशन ये 8/12 करते ही नहीं है, भूल जाते, यहां गलती हो जाती है। ठीक है, तो आपका सेकंड लोन के लिए करंट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब फर्स्ट लोन का है चाहे सेकंड लोन का है, सब जोड़ दो। तो मैंने क्या किया, ये पीसीपीआई की पहली किस्त जो लोन फर्स्ट के रेस्पेक्ट में थी, और ये करंट ईयर इंटरेस्ट हुए। ठीक है, ये फर्स्ट लोन की पीसीपीआई की पहली किस्त है, पीसीपीआई 1। ठीक है, और ये क्या है? करंट ईयर का इंटरेस्ट है। ये फर्स्ट लोन का है, ये भी करंट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकंड लोन का है। क्या ये सब अलाउ हो जाएगा? टोटल अलाउ हो जाएगा क्या? यस, मैंने बोला था इंटरेस्ट का डिडक्शन टोटल अलाउ होता है, पीसीपीआई प्लस सीवाई करंट ईयर इंटरेस्ट। बट अब एक खास बात, ये टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 1,72,000। अब चूंकि ये प्रॉपर्टी एसओपी है तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट लिमिट के अंदर है कि नहीं, क्योंकि एसओपी प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट है। तो हम चेक करते हैं कि इसको इंटरेस्ट का डिडक्शन 30,000 मिलेगा या 2 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा। चेक करते हैं। इसने लोन कब लिया है? क्या 1 अप्रैल 99 के बाद लिया है क्या? यस। क्या लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है? परचेज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन इसका लोन लेने की डेट से, दोनों लोन से चेक कर लो, लोन फर्स्ट से, लोन सेकंड से। लोन लेने की डेट से 5 साल के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया क्या? हो गया। 3 कंडीशन सेटिस्फाइड। एनहांस लिमिट 2 लाख का डिडक्शन लेने के लिए। चौथी कंडीशन क्या है? मनी लेंडर से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले। वो तो एक फॉर्मेलिटी है, उसको बोलेंगे वो दे देगा, और हम भी इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ अटैच कर ही देंगे। तो वो तो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, वो तो फॉर्मेलिटी हम कंप्लीट कर ही लेंगे। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो 2 लाख की लिमिट अलाउ हो जाएगी। क्या ये 1,72,000 2 लाख की लिमिट के अंदर है? यस। तो क्या पूरा अलाउ हो जाएगा? यस, लिमिट के अंदर है तो पूरा अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। अब इंटरेस्ट के बाद अब हम बात करने वाले हैं, मैंने वो अनरियलाइज्ड रेंट का पॉइंट पढ़ा या नहीं, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगा वो सर बीच में भूल गए, पढ़ा यही नहीं, स्किप कर दिया।
मेरे को पता है कि कब क्या पॉइंट लेना है, तो उसकी टेंशन मत करिए, मैं भूलूंगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट, वो अनरियलाइज्ड रेंट वाले पॉइंट में आ जाइए, वो डिस्कस करते हैं आज। पेज नंबर है आपका 6। ये अनरियलाइज्ड रेंट की बात आपको कौन से सेक्शन में बोल रखी है बताना। तो अगर आपको बोले कि अनरियलाइज्ड रेंट की बात कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, तो आप बोलोगे सेक्शन 23 सब सेक्शन 1। ठीक है। लैंग्वेज क्या है कि एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। टेक्स्ट पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, क्या मैं कुछ आता ही नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है उसको। देखो अमेंडमेंट आते हैं ना हर साल अमेंडमेंट आते हैं, हम भी कैसे पढ़ते हैं, उस वक्त बिल्कुल भोंदू बन जाते हैं हम। क्या लिखा है, लैंग्वेज बहुत टुकड़े कर करके पढ़ते हैं, अच्छा ऐसे लिखा है, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझ में आता है, फिर उसका इफेक्ट सोचते हैं कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट क्यों किया होगा, पहले क्या पोजीशन थी, और ये अमेंडमेंट करके अब पोजीशन चेंज कैसे हो जाएगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब सोचना बाद में शुरू करते हैं। ठीक है। तो लैंग्वेज को टुकड़ों में पढ़ना है। लैंग्वेज है एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। तो जो आप एक्चुअल रेंट लिखते हो वो क्या होता है, रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड होता है या रिसीवेबल भी होता है, रिसीवेबल भी होता है। कहने का मतलब इनकम आपको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करनी होती है। बात समझे कि नहीं। ये एक्चुअल रेंट आप दोनों वाला लेते हो, रिसीव्ड वाला भी और रिसीवेबल वाला भी। मतलब आपको टेनेंट एक्चुअल रेंट ना दे, आपको ये रेंट एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ है बट रिसीवेबल है, तो भी ये इनकम आपको अक्रूवल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करनी होगी। तो एक्चुअल रेंट के अंदर वो वाला रेंट शामिल होगा कि नहीं होगा। अब अनरियलाइज्ड रेंट का क्या मतलब होता है, जो रेंट टेनेंट से ड्यू हो गया था लेना बट बैड डेब्ट्स हो गया। बैड डेब्ट्स बोल तो ठीक रहेगा, क्या बिजनेस में बैड डेब्ट्स होती है। टेनेंट भाग गया, रातों रात प्रॉपर्टी खाली करके, 1 महीना हम उससे रेंट लेने गए, उसने बोला अगले महीने दूंगा, ठीक है। फिर अगला महीना आया, फिर बोला अगले महीने दूंगा, 2 महीने हो गए, फिर तीसरे महीने हम पहुंचे रेंट लेने, तो क्या हुआ, ताला लगा हुआ मिला। हमने सोचा एक आध दिन के लिए कहीं बाहर गया है, वापस आके 2 दिन बाद देखा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आसपास वालों से पूछा, उन्होंने बोला ये तो खाली करके गए। बैड डेब्ट्स हो गया। तो इसी को ही बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक्चुअल रेंट के लिए अंदर जब हम रिसीव्ड और रिसीवेबल लिखते हैं, तो बताइए अनरियलाइज्ड रेंट का उसमें एडजस्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस रिसीव्ड और रिसीवेबल में से हम अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर देंगे। लेस करना अलाउ है, बट गवर्नमेंट ने इसके लिए डिडक्शन वर्ड यूज नहीं किया है। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि आप अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। गवर्नमेंट ने नाम इसको दूसरा दे दिया है, एडजस्टमेंट। तो आप अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट करें एक्चुअल रेंट में। कैसे करें, एक्चुअल रेंट में से माइनस करते हैं। क्यों, एक्चुअल रेंट आपका रिसीव्ड और रिसीवेबल है, इसलिए। तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और वो कंडीशंस रूल 4 में दे रखी है। तो रूल 4 देखिए, एक होता है सेक्शन। सेक्शन कहां दे रखा होता है, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन दे रखा होता है। रूल कहां दे रखा होता है, इनकम टैक्स रूल्स। इसका मतलब यह हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट अलग है और इनकम टैक्स रूल्स अलग है। तो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो बात रूल 4 में लिखी
कंडीशंस, आप अनरियलाइज रेंट का एडजस्टमेंट कर सकते हो। आपकी टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, मतलब जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब टेनेंट वास्तव में आपका मकान ऑक्यूपाई कर रहा था और उसने आपको रेंट पे नहीं किया। टेनेंसी बोनाफाइड है, मतलब जेन्युइन है। सेकंड, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वो प्रॉपर्टी डीएलओपी थी, आपने तो किराए पे दिया ही नहीं था, वो डीएलओपी थी, और आप बोल रहे हो नहीं नहीं, डीएलओपी में क्या करते हैं गवर्नमेंट, एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या मानती है? एक्सपेक्टेड रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानकर टैक्सेबल कर देती है ना। तो आप डीएलओपी नहीं मनवाना चाहते हो तो झूठ बोल रहे हो आप कि ये तो डीएलओपी है, डीएलओपी नहीं मनवानी हमें, तो एलओपी है साहब, ये तो लेट आउट थी, तो किराया क्यों नहीं आया? बैड डेब्ट्स हो गया, तो वो लेस कर दो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप भी होशियार कम थोड़ा ना हो, अपने हिसाब से केस मैनिपुलेट कर लेते हो। तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये डीएलओपी नहीं है, तो एक्चुअली लेट आउट है, मेरे को टेनेंट ने पैसा नहीं दिया, बैड डेब्ट्स है, ये अनरियलाइज रेंट है। तो गवर्नमेंट इसलिए कह रही है टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, टेनेंट वास्तव में वहां रह रहा था। सेकंड कंडीशन, वो टेनेंट वास्तव में प्रॉपर्टी वैकेट कर चुका है, आपकी प्रॉपर्टी वैकेट वो कर चुका है, या फिर अगर उसने वैकेट नहीं की है तो आपने क्या कदम उठाए हैं उससे प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए। तो दो बातें, या तो टेनेंट प्रॉपर्टी वास्तव में खाली कर चुका है, वैकेट कर चुका है, या आपने उससे प्रॉपर्टी वैकेट कराने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। मतलब गवर्नमेंट ये मान रही है कि कई बार मजबूरी हो जाती है कि टेनेंट रेंट पे नहीं कर रहा है, बट हम उससे प्रॉपर्टी खाली नहीं करवा पा रहे। क्यों? पॉलिटिकल सपोर्ट है उसके पीछे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है वो, या जो लैंडलॉर्ड है वो बड़ा कमजोर है और जो टेनेंट है वो तो उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेंट पे नहीं किया, खाली कर दो। तो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी वैकेट करवा दी हमने, या हमने उसको वैकेट करवाने के स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन अभी तक वैकेट नहीं हुई है, वो अलग बात है, चलेगा। आप प्रूव कर दो कि हमने तो स्टेप्स उठाए वैकेट करवाने के लिए, बट वैकेट नहीं करवा पाए हम। डिफॉल्टिंग टेनेंट के पोजीशन में एसएससी की और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन क्यों लिखी? डिफॉल्टिंग टेनेंट जो रेंट पे नहीं कर रहा है, उसके पोजीशन में एसएससी की और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपकी और उसकी मिली भगत है, आप कह रहे हो ये प्रॉपर्टी खाली कर लो, इसका रेंट अनरियलाइज्ड है, आप नहीं दे रहे हो तो खाली कर दो। गवर्नमेंट ने लिखा है प्रॉपर्टी वैकेट होनी चाहिए, तो खाली कर दो, मैं अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन ले लेता हूं, लेकिन बदले में मैं आपको अपनी दूसरी प्रॉपर्टी ऑफर करता हूं, आप उसमें रहो, ये प्रॉपर्टी खाली कर दो। इसका मतलब रेंट वसूलने का तो आपका खुद का ही इरादा नहीं है। तो गवर्नमेंट ये भी कंडीशन लिख रही है कि वो डिफॉल्टिंग टेनेंट के पोजीशन में एसएससी की और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन, द एसएससी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। आपने इस डिफॉल्टिंग टेनेंट पर केस किया हुआ होना चाहिए। पहले तो लिखा लीगल प्रोसीडिंग्स तो करो, मतलब इस डिफॉल्टिंग टेनेंट पर केस तो करो, लेकिन केस करना जरूरी है क्या? केस करना कई बार फायदेमंद नहीं होता है। कैसे? सपोज रेंट का पैसा जो बैड डेब्ट्स हुआ है, अनरियलाइज्ड रहा है, वो है 12,000। अब उस पे अगर केस करने जाते हैं तो वकील फीस मांगता है 20,000। बोलो केस करें? तो कई बार लीगल प्रोसीडिंग्स करना यूजलेस होता है।
तो या तो लीगल प्रोसीडिंग्स करो, दो बातें बोल रहे हैं यहां पर, या तो लीगल प्रोसीडिंग्स कर लो या फिर आप असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई कर पाने की पोजीशन में हो क्या कि लीगल प्रोसीडिंग्स वुड बी यूजलेस। तो चार कंडीशन सेटिस्फाई हो तो आप अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो पहली कंडीशन क्या है? टीनेंसी बोनाफाइड है, जेन्युइन केस है, वास्तव में टीनेंट रह रहा था। सेकंड, प्रॉपर्टी वैकेट हो चुकी है या उसको खाली करवाने के लिए कोशिश हमने कर ली थी। थर्ड, डिफॉल्टिंग टीनेंट के पोजीशन में एसएससी की और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन, लीगल प्रोसीडिंग्स या तो हो चुकी हैं या हम साबित कर पाए कि लीगल प्रोसीडिंग्स करना यूजलेस है। चारों कंडीशंस फुलफिल हों तो हम एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर सकते हैं। लैंग्वेज भी यही है, एक्चुअल रेंट डज नॉट इंक्लूड। अब इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। गवर्नमेंट क्या बोल रही है आपको कि अनरियलाइज्ड रेंट आप लेस करें एक्चुअल रेंट में से। आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चलते हो? पहले आप एक्सपेक्टेड रेंट तक पहुंचते हो, फिर एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट में से गवर्नमेंट आपको बोल रही है अनरियलाइज्ड रेंट यहां लेस कर दो, तो एक्सपेक्टेड रेंट है आपके पास, एक्चुअल रेंट में से आपको अनरियलाइज्ड रेंट लेस करना है। फिर आपकी क्या आएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हो, तब जाके नेट एनुअल वैल्यू आती है। उसके बाद के स्टेप्स आपको पता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है। तो आप देख रहे हैं फिक्स फॉर्मेट है। तो अनरियलाइज्ड रेंट गवर्नमेंट यहां पर लेस करने को बोल रही है, मतलब यहां पर लेस होकर ही आएगा। कानून में तो ऐसा लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा है। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने बैठते हैं तो वहां पर ऐसा कोई एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता। वहां पर कॉलम जो दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक्सपेक्टेड रेंट है, ठीक है, ये एक्चुअल रेंट पूरा लिखना है, रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरा लिख लिया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई, फिर म्युनिसिपल टैक्स लेस करो और अनरियलाइज्ड रेंट का कॉलम इसके बाद दे रखा है, फिर नेट एनुअल वैल्यू का कॉलम दे रखा है। तो क्या कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है? अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आ सकता है। तो कानून में तो ये तरीका बोला हुआ है, बट इनकम टैक्स के रिटर्न फॉर्म्स के अंदर ये दे रखा है, कॉलम्स इस तरीके से बना रखे हैं। तो इसका मतलब पहला तरीका बोलता है कि आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू से पहले अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट करना है, और दूसरा तरीका बोलता है आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट करना है। दोनों कैलकुलेशन में फर्क आ सकता है, फर्क आ सकता है, बता रहा हूं। आपको एग्जाम में ये वाला तरीका रखना है, और जब आप का क्लियर हो जाएगा इंटरमीडिएट, आप जब अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाओगे, मतलब आर्टिकलशिप में जाओगे, तब आपको ऑफिस में ये तरीका लगाना है। तो करने दोनों ही है आपको, मतलब प्रैक्टिकली समझने दोनों ही है, बट एग्जाम के अंदर आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, करके दोनों तरीकों से देखेंगे ताकि ऑफिस में भी दिक्कत नहीं आए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, आप वो ट्राई करना, कल वैसे हम वो डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19,
उसमें हमने जो प्रोविजन फर्स्ट डे समझे थे ना कि एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट क्या लेना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसको बनाना है, आप उसमें एक इंटरेस्टिंग बात नोट करोगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं वो प्रोविजन, एक्चुअल रेंट अगर कम हो एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी और अदर रीजन में ये अनरियलाइज्ड रेंट भी कवर हो जाएगा। अगर आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है ड्यू टू अनरियलाइज्ड रेंट, तो आप क्या लोगे? एक्सपेक्टेड रेंट। समझे कि नहीं? रॉ नंबर 4 लगेगी उस केस में। क्या होगा? एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू अदर रीजन, अनरियलाइज्ड रेंट को अदर रीजन माना जाएगा, अनरियलाइज्ड रेंट को अदर रीजन माना जाएगा। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है वही बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका मतलब गवर्नमेंट बड़ी चालाक है। क्या बोल रही है कि हम आपको एडजस्टमेंट करने देंगे, बट जब उस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही ले लिया जाएगा तो वास्तव में कोई एडजस्टमेंट हुआ क्या? मतलब ये सिर्फ ऐसे ही बोला कि एडजस्टमेंट कर देंगे, कम कर देंगे। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। ठीक है, तो आप ये करिएगा। कल हम इसको वैसे डिस्कस करेंगे, इसके कुछ और एस्पेक्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो और इसके अलावा आपको और होमवर्क करना है। इंटरेस्ट के पॉइंट में किसी को कोई डिफिकल्टी? सबको क्लियर है? पीछे वीडियो देख लिया था, आप लेट आ रहे हो क्लास में, तो पिछले पॉइंट्स से आपकी कनेक्टिविटी बैठ नहीं रही होगी। घर पे वीडियो देखा आपने? इंटरेस्ट वाले में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, बता दूंगा। सेकेंड ईयर अनरियलाइज्ड रेंट का ईच इंटरेस्ट वाला, देखिए मैंने जब आपको शुरू में इंटरेस्ट का बताया, मैंने आपको शुरू से बता दिया इन 5 सालों में ये होगा, करंट ईयर का ऐसे ऐसे चलेगा। काफी सारे ईयर ले लिए मैंने, बट एग्जाम में तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर 21, 22 में कितना अलग होगा आपको सिर्फ वही कैलकुलेट करना रहता है। मैंने तो पूरी ओवरऑल पिक्चर दिखा दी शुरू से लेकर एंड तक। एग्जाम में सिर्फ 21, 22 में जितना पार्ट पूछा, जितना इंटरेस्ट 21, 22 का है, वही आपको कैलकुलेशन करनी रहेगी। समझे? हाँ, और कोई डाउट? क्या बात है, या तो सब आ गया है या कुछ ही नहीं आया। लीगल प्रोसीडिंग्स की आपका लीगल एक्सपेंडिचर लग गया, वकील की फीस लग गई, तो वो लीगल एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। लीगल एक्सपेंडिचर आपने केस करने में किए, उस लीगल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट बोलती है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है ना, उसके अंदर सब कवर अप मानो, वो 30% हमने आपको इसीलिए दिया है। ठीक है, तो होमवर्क नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क, अब तक जो बातें पढ़ी हैं वही इसमें दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 तक, मतलब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, ये 4 करने और 19 वाला ट्राई करना है। 19 वाला मैं कराऊंगा, बट आपको ट्राई करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही।